हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हर दिन की तरह हम लोग फिर से आप सभी से मिल रहे हैं जेपीएससी जैट पेपर 1 की क्लासेस में। और पेपर 1 में हम लोग आईसीटी को स्टार्ट कर चुके हैं और आईसीटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। और आईसीटी का मेन कह सकते हैं ये टॉपिक है जो हम लोग का कंप्यूटर है। कंप्यूटर के बारे में भी जानेंगे और इसके जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर की क्या पीढ़ियां हैं, 5 जनरेशन अभी हम लोग कंप्यूटर का देख चुके हैं। ये 5वां जनरेशन में हम लोग जी रहे हैं, यानी जो वैक्यूम ट्यूब से लेकर अभी हम लोग एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आ गए हैं। और इसका पूरा जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस वाइज इसको देखेंगे आज की इस क्लासेस में। और जेट की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पे लगातार जारी है साथियों। और अगर आप भी चाहते हैं कि जेट में 100% सक्सेस होना है, 100% जो 6% रिजल्ट आएगा उसमें आपके लिए भी एक सीट बुक हो, तो जल्द से जल्द एग्जाम फाइटर नंबर 1 के साथ आप जुड़ जाएं। यहाँ पे क्लासेस चल रही है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की, ठीक है। आपके लिए क्लासेस चल रही है पेपर 1 पेपर 2 दोनों की। तो पेपर 1 की क्लासेस में भी हम लोग देखेंगे आज कंप्यूटर एंड इट्स जनरेशन, जो कि आपकी पेपर 1 का आपका यूनिट आईसीटी जो है यूनिट 8 वहीं से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। ए टू जेड अभी हम लोग इस क्लासेस में देखने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग क्या करें सबसे पहले कि कंप्यूटर को समझें। इसके बाद क्या समझेंगे, इसका किस प्रकार डेवलपमेंट हुआ है ना, अलग अलग फेजेज में इसका किस प्रकार डेवलपमेंट हुआ। और अगली क्लास में हम लोग फिर उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। अभी हम लोग पूरा ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, फिर हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, यानी पूरा डीपली चलेगा। एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, इसकी गारंटी है। तो जल्द से जल्द आपको क्या करना है, एग्जाम फाइटर में ऐप को डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि वहां पे जबरदस्त क्लासेस आपको मिलने वाली है। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले कंप्यूटर का सामान्य परिचय को समझेंगे, सामान्य परिचय को। इसके बाद इसके जनरेशन, जो 5th जनरेशन तक हम लोग आए हैं, इसका पूरा सीक्वेंस पूरा इतिहास को समझेंगे। तो अगर आपको ऐप पे क्लासेस पे आनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, अपने एप्लीकेशन का लिंक दे दिया जिसका नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1। इसका लिंक को क्लिक कीजिएगा, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। वहां के स्टोर सेक्शन पे जाइएगा, आपको कोर्सेज विजिबल हो जाएगा। हालांकि क्लासेस के बाद मैं आपको डिटेल बता दूंगा किस प्रकार आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर की परिभाषा समझते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसमें हम लोग कोई डाटा इन करते हैं और वहां से इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करता है, प्रोसेस करता है और फिर वो हमें आउटपुट देता है। और वो क्या, मीनिंगफुल आउटपुट, यानी कि हम ऐसा आउटपुट दे जिसका हमारा कोई मतलब ही नहीं है। मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण, जो समझ में आए, जो आप मांगे वो उधर से आए, और बिल्कुल एररलेस डाटा है ना, एररलेस आउटपुट आपको मिले। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में जो उसे डेटा प्राप्त होता है उसको प्रोसेस करके वह अर्थपूर्ण आउटपुट हमें प्रदान करता है। ये है कंप्यूटर, ठीक है। इसके साथ ही साथ वह कर सकता है आवश्यकता अनुसार वह चीजों को स्टोर भी करता है, जमा भी कर सकता है, ताकि हम बाद में भी उसका यूज कर सकें। अगर हम इसको ऐसे देखें, अगर ओवरऑल, तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर के डिफिनेशन को इस प्रकार समझ सकते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा एज इनपुट, देन प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, प्रोसेस करता है। अपने से नहीं, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही प्रोसेस करता है। और फिर क्या करता है, प्रोड्यूसेस मीनिंगफुल आउटपुट। मीनिंगफुल आउटपुट हमें देता है। लेकिन एक चीज है कि जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम करता है, कंप्यूटर अपने मन से नहीं करता है। एक चीज क्लियर है। तो एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट data as input, process it according to a set of instruction and produces meaningful output। ये हो गया डिफिनेशन, कंप्यूटर का सामान्य सा डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग कंप्यूटर को थोड़ा और भी बारीकी से देखते हैं, इसको तोड़कर इसके वर्ड को है ना, इसके परिभाषा को थोड़ा बढ़िया से समझेंगे, इसके विशेषताओं को बेसिक रूप से जानेंगे। फिर हम लोग इसके जनरेशन पे आएंगे। जो 5th जनरेशन में हम लोग जी रहे हैं वो कैसे आया, उसका किस प्रकार सीक्वेंस रहा। तो कंप्यूटर जो नाम है ना, इस नाम के पीछे समझिए कि यह एक लैटिन भाषा का शब्द कंप्यूटेयर से बना है।
जिसका अर्थ होता है गणना करना, और इसीलिए इसका नाम हो गया कंप्यूटर टू कैलकुलेट। इसका अर्थ होता है कंप्यूटर का अर्थ टू कैलकुलेट या गणना करना, लैटिन भाषा का एक शब्द है। और स्टार्टिंग में कंप्यूटर का काम बस गणना करने तक ही सीमित था, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया कंप्यूटर गणना करने वाला। ठीक है, और यह कंप्यूटर या लैटिन भाषा का शब्द है। प्रारंभ में कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ गणना करने के लिए होता था, इसीलिए इसका नाम भी कंप्यूटर पड़ गया। ठीक है, लेकिन आज कंप्यूटर का उपयोग कहां नहीं हो रहा बताइए? हर एक क्षेत्र में हो रहा है। एजुकेशन के क्षेत्र में हो रहा है, आज हम लोग कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है, इसी कंप्यूटर के कारण आज आपसे हम ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बैंक जाइएगा तो बैंक में अब वो सिस्टम खत्म हो गया है ना, जो आपको पर्ची काट के देगा, अब बैंक में भी यूज होता है। एजुकेशन लाइन में भी यूज हो रहा है, अनुसंधान के क्षेत्र, रिसर्च के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में ई गवर्नेंस का समय आ गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यूज होता है, जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम जब कंडक्ट करा जाता है, जैसे आपका यूजीसी नेट का एग्जाम ऑनलाइन होता है, तो वहां भी कंप्यूटर का उपयोग है। अलग अलग तरह के कंप्यूटर का उपयोग व्यापक रूप से हो रहा है। इस प्रकार हम समय, अगर इसके सिद्धांत को समझेंगे, कंप्यूटर किस प्रकार कार्य करता है, इसके सिद्धांत को हम लोग इस प्रकार पॉइंट आउट कर सकते हैं। कंप्यूटर जो है ना काम करता है आईपीओ स्टाइल। कंप्यूटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो आईपीओ साइकिल पर कार्य करता है। आईपीओ स्टैंड, आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट। ठीक है, यानी हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, किससे देते हैं? कीबोर्ड, माउस। हम कंप्यूटर में इनपुट किससे देते हैं? कीबोर्ड और माउस से, इसीलिए कीबोर्ड और माउस को कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। अगर आपसे पूछा जाए इनपुट डिवाइसेस क्या है, तो कीबोर्ड और माउस, जिससे हम कंप्यूटर में डेटा को इन करते हैं ना, इनपुट करते हैं, तो वो कीबोर्ड और माउस है। तो कीबोर्ड और माउस क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइसेस। अब वो इनपुट जब हम किए तो प्रोसेस कहां होगा? सीपीयू में। इसलिए सीपीयू को कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि सारा प्रोसेस यही होता है ना, सारा प्रोसेस यही होता है सीपीयू में। जैसे हम लोग कुछ अगर सोचते हैं, कुछ देखते हैं, वो हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, तब हमको पता अच्छा ये कंप्यूटर है, ये बाइक है, ब्रेन प्रोसेस करता है। तो वही यहाँ पर काम करता है सीपीयू। ठीक है, पहले इनपुट कीबोर्ड माउस से हो गया, फिर प्रोसेस कौन करेगा? सीपीयू। आउटपुट कौन देगा हमें रिजल्ट? तो मॉनिटर या फिर प्रिंटर। ये हो गया आउटपुट डिवाइसेस। क्लियर है? इनपुट डिवाइसेस में किसको शामिल करेंगे? कीबोर्ड और माउस को। आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर को। और प्रोसेस कहां होगा? सीपीयू में। ये बेसिक है, आपका कंप्यूटर का बेसिक है। ठीक है, और कंप्यूटर के बारे में और एक चीज आप जान लीजिए, कुछ चीज आपको जाननी चाहिए यहां पर, कि कंप्यूटर जो है ना स्वयं कोई निर्णय नहीं करता है। जब तक हम लोग वहां इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, वह स्वयं निर्णय नहीं लेता है। कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती, कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती, यह केवल निर्देशों का पालन करता है। अगर हम निर्देश नहीं देंगे तो ये कुछ नहीं करेगा। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये कंप्यूटर के बारे में हमने बेसिक चीजें जान ली डिफिनेशंस के बाद। अब हम लोग इसके कंप्यूटर के जनरेशंस को समझेंगे, और इसके जनरेशंस को जो बांटा गया है, इसमें कौन कौन सा आधार है, कौन कौन सा बेस बनाकर इसको बांटा गया है। कंप्यूटर का जो हम लोग अलग अलग जनरेशन देखेंगे, अलग अलग पीढ़ी देखेंगे, जो आपके सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इसका बेस क्या है, वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है, ये वर्गीकरण कैसे किया गया है, उन सभी हम लोग बेसिक चीजों पर देखेंगे। ठीक है, ये सभी बेसिक चीजें हैं जिसके आधार पर, जिनके विशेषताओं के आधार पर इसे अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग जनरेशन में बांटा गया। सबसे पहला, ये प्रयुक्त मुख्य इलेक्ट्रॉनिक तकनीक। इसमें जो कंप्यूटर बना, इसका मुख्य इलेक्ट्रॉनिक तकनीक में अलग अलग समय में विभिन्नताएं आती गई, उसमें और एडवांस टेक्नोलॉजी ऐड होती गई, उसके विशेषताओं के आधार पर हम लोग बांटते हैं। दूसरा, इसके आकार के साथ पहले बहुत बड़ा आकार का होता था, एक कमरे के बराबर कंप्यूटर होता था ना, जितना बड़ा आपका घर में रूम है ना, उतना बड़ा कंप्यूटर होता था, एकदम बहुत बड़ा लगता था कि ये भव्य मशीन आ गया आपके घर में। इस प्रकार इसका साइज के अनुसार, अभी देखिए छोटा छोटा कंप्यूटर आ गया, टैब आ गया है, जिसको आप लेके चल सकते हैं। स्पीड, उसका स्पीड पहले बहुत स्लो था, अब उसका स्पीड बढ़ा। फिर इसका मेमोरी की कैपेसिटी के आधार पर पहले बहुत कम कैपेसिटी था, अभी बहुत ज्यादा मेमोरी उसमें आ गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी समय समय पे चेंज हुआ है, उसमें एडवांस चीजें आई है। और उपयोग का जो क्षेत्र है ना, इसके आधार पर आपका जो कंप्यूटर का जनरेशन को अलग अलग फेजेज में हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी देखिए आप फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात करेंगे। पहला जनरेशन,
पहला जनरेशन जो था, फर्स्ट जनरेशन, उसका पहले टाइम ड्यूरेशन देख लीजिए। 1940 से 56 का जो एज है, 1940 से 56 का जो एरा है, वो क्या है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एरा कब से कब तक हो गया? 1940 से 56। ये क्लियर है? इसमें टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब शीशे की बनी होती थी, इसका यहां पर इस्तेमाल होता था, वैक्यूम ट्यूब। तो फर्स्ट जनरेशन किस टेक्नोलॉजी पर आधारित था? तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर आधारित था। इसका एरा कब से कब तक था? 1940 से 1956 तक था। ये क्लियर है? अब इसके बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। वैक्यूम ट्यूब क्या था, इसके बाद यह काम कैसे करता था। वैक्यूम ट्यूब एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह काम करता था, ठीक है। इस तकनीक में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता था, उसको प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कांच की ट्यूब का प्रयोग करते थे, है ना। कांच के ट्यूब का प्रयोग करते थे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए इसके टेक्निक को वैक्यूम ट्यूब टेक्निक कहा जाता था। यहाँ की और कुछ विशेषताओं को देखिए तो आश्चर्य होगा कि इस दौर का भी कंप्यूटर कैसा था, है ना। स्टार्टिंग 1940 का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां देखिए आकार कमरे जितना बड़ा, जितना बड़ा हमारा रूम है 10 बाय 10, है ना, या 12 बाय 12, इतना बड़ा हमारा कंप्यूटर हुआ करता था। आकार कमरे के जितना बड़ा, यानी कि बस जो है ना, बस वैन उतना बराबर, उसके बराबर, यानी कमरे के आकार जितना बड़ा। इसके कारण यह अत्यधिक उष्मा उत्पन्न कर पूरा गर्म हो जाता, जिस रूम में कंप्यूटर रहता था पूरा गर्म हो जाता था। इसके लिए हमको वहां पर एसी लगाना पड़ता था, ठीक है, एयर कंडीशन ठंडा करने के लिए लगाना पड़ता था। बिजली की खपत बहुत अधिक, जितना बड़ा मशीन बिजली का खपत भी उतना ज्यादा होता था। यह केवल मशीन लैंग्वेज का यहाँ पर प्रयोग होता था, यह केवल मशीन लैंग्वेज का यहाँ पर यूज होता था। ये इसकी विशेषताएं देख लीजिए। आकार कमरे जैसा बड़ा, आकार बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा गर्म होता था, आसपास का जगह गर्म हो जाता था। अब ये मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल गर्म हो जाता है, छोटा सा मोबाइल, और वो इतना बड़ा कंप्यूटर है, कितना हीट उत्पन्न करेगा। एसी का प्रयोग करना पड़ता है इसको ठंडा करने के लिए, बिजली की खपत बहुत ज्यादा थी, और मशीन लैंग्वेज का यहाँ पर यूज होता था। तो फर्स्ट जनरेशन का ये विशेषता था। लेकिन इसमें अब कमियां क्या थी? कमियां ही कमियां थी। जिस एज में भी हम लोग जी रहे हैं, जिस एज में भी हम लोग जी रहे हैं, और उस एज की अगर हम बात करें तो कमियां ही कमियां थी, बहुत कमियां थी। तो देखिए ये कंप्यूटर बार बार खराब होते थे, रख रखाव महंगा था, बड़ा जगह चाहिए, है ना, पूरा रूम मतलब आपको चाहिए पूरा सफिशिएंट, विश्वसनीयता कम थी थोड़ा, है ना। और उदाहरण के रूप में अगर हम देखेंगे इस फेज में कौन सा कंप्यूटर आता है, तो इसमें दो कंप्यूटर का नाम याद रखिएगा। ये दोनों कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का है, और आपका यूजीसी नेट का फेवरेट क्वेश्चन है, यानी जेट में भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जांपल दीजिए। तो ये है ENIAC और दूसरा है UNIVAC 1। ये दोनों फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। और ENIAC के बारे में जान लीजिए, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? ENIAC। दुनिया का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर जिसका कि व्यवसायिक उपयोग हुआ, वो था UNIVAC। और ये दोनों फर्स्ट फेज का, है ना, फर्स्ट फेज का प्रथम पीढ़ी का ही कंप्यूटर था। यानी अगर इसको शॉर्टकट में समझेंगे हम कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, ये फर्स्ट स्टेज का कंप्यूटर था, और यहाँ पे मशीन लैंग्वेज का यूज होता था। ये तीन इसके बेसिक चीजें हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकंड जनरेशन को समझते हैं। सेकंड जनरेशन में क्या क्या चेंजेज हुआ, और सेकंड जनरेशन का एरा कब से कब तक था। तो सेकंड जनरेशन का जो एरा था ना, वो 1956 से 1963 है। सेकंड जनरेशन 1956 से 63। यह टेक्नोलॉजी क्या था? ट्रांजिस्टर। पहले क्या था? वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन जो 1940 से 56 तक था, वहां पे मेन टेक्नोलॉजी क्या था? वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या आ गया? ट्रांजिस्टर। उससे एडवांस आ गया ना, एडवांस आ गया, हाई टेक्नोलॉजी आ गया। अब वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या आ गया? ट्रांजिस्टर। इसका फेज क्या रहा? 1956 से 63। इसका अब देखिए, और अगर देखा जाए कि ये इसकी विशेषता क्या थी, तो यहां पे समझिए इसकी विशेषता को। ट्रांजिस्टर जो यूज होने लगा, अब ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब में क्या डिफरेंसेस है? ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से छोटा था,
छोटा यानी कम जगह, सस्ता भी था और अधिक विश्वसनीय था। इससे कंप्यूटर का आकार छोटा हुआ और लागत भी कम हुआ, यानी कॉस्ट भी कम हुआ। ये फायदा हुआ। डिफरेंट वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर की ओर आने से क्या फायदा हुआ? अब छोटा, सस्ता और अधिक विश्वसनीय कंप्यूटर हो गया, इसका आकार कम हो गया और लागत भी इसके चलते कम लगा। ठीक है, अब इससे और भी फायदा, जब आकार कम हो गया तो निश्चित रूप से गर्मी इसमें कम लगेगा, गर्मी कम उत्पन्न हुआ, बिजली का जो कॉस्ट था वो खपत कम होने लगा, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ा और यहां पर असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग होता था। पहले कौन सा लैंग्वेज था? मशीन लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन में क्या आ गया? असेंबली लैंग्वेज। अब इसको भी एक लाइन में अगर हम लोग समझेंगे और इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या सुधार किया गया? अब सुधार ये हुआ कि अब इसका रख रखाव आसान हो गया, इसको रखना क्या हो गया? आसान हो गया। छोटा हो गया तो रखना आसान हो गया, लंबे समय तक इससे हम कार्य कर सकते हैं क्योंकि ये हीट कम होता था। एग्जाम्पल इसका कुछ याद रखिए, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल को याद रखना है। किस जनरेशन का ये कंप्यूटर है? इस जनरेशन के कंप्यूटर में हम लोग दो का नाम याद रखेंगे उदाहरण के रूप में, IBM 1401 और IBM 7090। ये किस जनरेशन का कंप्यूटर अगर पूछ दिया जाएगा? IBM 1401 या IBM 7090, ये किस जनरेशन का है? तो ये सेकेंड जनरेशन का है। यहाँ पे क्या हुआ? वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया, किसके द्वारा? ट्रांजिस्टर के द्वारा। वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या आ गया? ट्रांजिस्टर आ गया। ये यहाँ पर, और मशीन लर्निंग की जगह मशीन लैंग्वेज की जगह असेंबली लैंग्वेज आ गया। ये डिफरेंसेस है दोनों में। अब हम लोग सीधे थर्ड जनरेशन पे चलते हैं। मैं उसी पॉइंट को डिस्कस कर जहां से सीधे प्रश्न आते हैं ना, एक एक लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए किसी को भी स्किप मत कीजिएगा। मेरा नोट शॉर्ट है लेकिन पूरे टारगेट है, पूरा टारगेटेड है। ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, इसका फेज देखिए 1964 से 1971, 1964 से 1971 पर। यहां पर टेक्नोलॉजी क्या हो गया? पहले वैक्यूम ट्यूब था, फिर क्या आया? वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर, अब यहां पे आ गया इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको शॉर्ट में आईसी कहते हैं। आप सभी परिचित होंगे, आईसी उड़ गया कंप्यूटर का। शॉर्टकट में लैंग्वेज नहीं होता कि आप जाते हैं बनाने कहीं तो आपका आईसी उड़ गया है। आईसी क्या हुआ? इंटीग्रेटेड सर्किट। कभी कभी इसका भी फुल फॉर्म पूछ लिया था। अभी हम लोग इसी फेज का कंप्यूटर का उपयोग अभी भी करते हैं। ये थर्ड जनरेशन हो गया 1964 से 71, जहां पे टेक्नोलॉजी में आईसी आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया। अब आईसी के बारे में जान लीजिए, आईसी क्या है? तो यहां पर आईसी क्या करता है ना, आईसी इसमें जिस प्रकार आकार छोटा हुआ, यहां पर और भी ज्यादा उसका आकार छोटा हो गया। आईसी में हजारों ट्रांजिस्टर एक ही चिप पर लगे होते हैं, इससे कंप्यूटर छोटा, तेज और सस्ता हुआ। पहले क्या था? वैक्यूम ट्यूब, बड़ा साइज, उसकी जगह छोटा सा ट्रांजिस्टर आया। अब हजारों ट्रांजिस्टर एक ही आईसी पर, एक ही चिप पर लगे होते हैं। ठीक है, यानी अब काम भी स्पीड, कैपेसिटी भी उसका बढ़ गया और ये सस्ता भी हो गया। विशेषता क्या होगी? जब कैपेसिटी बढ़ा तो मल्टीटास्क, अलग अलग तरह के काम करने लगे। पहले मान लीजिए सिर्फ अगर उसको गणना करने में काम आता था, काउंटिंग में, अब उसका अलग अलग काम होने लगा। टाइम शेयरिंग सिस्टम, इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होने लगा। हाई लेवल लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज का हम लोग उदाहरण एग्जांपल देखेंगे, आपसे पूछा जाता है कौन सा लैंग्वेज किस जनरेशन का है, कौन सा लैंग्वेज किस जनरेशन का है, ये भी आपसे पूछा जाता है। जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होने लगा, तो कौन कौन सा लैंग्वेज यूज होता था? फॉरट्रेन, कोबॉल, बेसिक, ये सभी लैंग्वेज है कंप्यूटर की। ठीक है, कंप्यूटर के ये सब लैंग्वेज है। कितने बार ये भी पूछेगा फॉरट्रेन क्या है, तो कंप्यूटर का लैंग्वेज है। कोबॉल क्या है? कंप्यूटर का लैंग्वेज है। बेसिक क्या है? कंप्यूटर का लैंग्वेज। इसको याद रखिएगा। और किस जनरेशन का है ये? तो थर्ड जनरेशन का। अब जब छोटा हो गया तो गर्मी निश्चित रूप से कम लगेगा। ठीक है, कम गर्म होता था। और इस फेज का जो एग्जांपल है कंप्यूटर का, उसको आप समझिए, उसका नाम को याद रखिए। यहां है IBM 360, थर्ड जनरेशन में आ गया। IBM 360, PDP 11, ये दोनों ही कंप्यूटर थर्ड जनरेशन के हैं।
और यहां से सबसे मेन है पॉइंट आईसी, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में आईसी आएगा। ये किस जनरेशन में इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, तो थर्ड जनरेशन में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। अब हम लोग फोर्थ जनरेशन में चलते हैं। फोर्थ जनरेशन जो है ना आपका 1971 से प्रेजेंट तक फोर्थ जनरेशन है, ठीक है। 1971 से लेकर प्रेजेंट तक जो है ना वो किस में आएगा, फोर्थ जनरेशन में आएगा। यहां पे टेक्नोलॉजी क्या आ गया, आईसी से आगे बढ़ गया माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का यूज है। देखिए हम लोग जब भी अब कंप्यूटर लैपटॉप खरीद जाते क्या होता है, प्रोसेसर का हम लोग क्वालिटी देखते हैं, कौन सा प्रोसेसर इसमें यूज कर रहा है, ठीक है ना, किस जनरेशन का प्रोसेसर यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये प्रोसेसर अब हो गया। और प्रोसेसर का देखिए विस्तार से जानिए आखिर प्रोसेसर का क्या क्वालिटी होता है। जिस प्रकार हम लोग देखिए कि आईसी हजारों ट्रांजिस्टर को अपने में समाहित करके रखा हुआ है। अब यहां पर समझिए, अब प्रोसेसर क्या करता है, ठीक है, पूरा सीपीयू एक ही चिप में समाहित होता है। यहीं से पर्सनल कंप्यूटर का युग का शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। अब माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है ना, पूरा सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर में पूरा सीपीयू जो है एक ही चिप में समाहित होता है। ये और इससे क्या हो, आकार और छोटा हो गया। जब एक ही चिप में सब कुछ समाहित हो गया है ना, पूरा सीपीयू का सारा फंक्शन, सारा काम बस एक ही चिप कर रहा है, छोटा सा चिप कर रहा है। तो यही हो गया कि अब और छोटा छोटा कंप्यूटर बनने लगा। और एक प्रकार से पर्सनल कंप्यूटर के हम अपना पर्सनल यूज करेंगे, छोटा सा कंप्यूटर हमको चाहिए, तो पीसी का शुरुआत हुआ। यही से पीसी की शुरुआत हुई। अगर इसका एग्जांपल देखिएगा कौन कौन सा आ जाएगा, अब विशेषता में इसी टेक्नोलॉजी में हम लोग शामिल करेंगे किसको, डेस्कटॉप को। जो अपने घरों में डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं वो भी इसी में आता है, माइक्रो प्रोसेसर वाले में। लैपटॉप, टैबलेट सब में क्या लगे हैं, माइक्रो प्रोसेसर। और ये फोर्थ जनरेशन है, ये फोर्थ जनरेशन है और ये अभी तक चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट तक। ये GUI आधारित है, OS आधारित होता है, ठीक है। ये GUI और OS आधारित होता है, यानी हम यहाँ पे सिर्फ पर्सनल टेक्स्ट ही नहीं लिख सकते हैं, टेक्स्ट नहीं लिख सकते, बल्कि यहाँ पर हम इमेज, वीडियो, ये सारे काम भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI क्या होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। OS क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। अब आप देखिए क्लास में ये मत समझिएगा कि हमको GUI का डिटेल पढ़ना है, इतना प्रश्न नहीं पूछेगा आपको। सीधे यहाँ पे कोई IITN लेवल का सवाल नहीं पूछा जाएगा। आपको इंजीनियर नहीं बने, आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, इसलिए बहुत तक नहीं जाना है। मैं आपको ये पढ़ा दूंगा पूरा डिटेल, उस पर पढ़ना ही नहीं, यूज ही नहीं है। जो आएगा बस उतना ही पढ़ना है, ठीक है। आपको बस यहाँ पे पास करके निकलना है, ना कि इसको पढ़कर पूरा डिटेल्स इसके अंदर जाके इंजीनियर बनना है, ठीक है। तो सीधे फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा। GUI का फुल फॉर्म क्या हुआ, याद रखिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। OS क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पर कौन सा, किस जनरेशन के कंप्यूटर में GUI और OS सिस्टम आधारित होता है, तो ये होता है फोर्थ जनरेशन में। हाई स्टोरेज, यहाँ स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ गई, बहुत सारी चीजें अब रहने लगी। इसको जिसे हमको गीगाबाइट में, टेराबाइट में यहाँ पर चीजें समाहित होने लगी। नेटवर्किंग होने लगा, यानी इंटरनेट का विकास हुआ। अब एक कंप्यूटर के साथ साथ हजारों कंप्यूटर, लाखों कंप्यूटर जुड़ गए और इंटरनेट का विकास हुआ। इसी फेज में फोर्थ जनरेशन में इंटरनेट का विकास हुआ। अब कंप्यूटर जो कि यहाँ एक है और एक अमेरिका में है, आपस में हम लोग उसको इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर कनेक्ट करके काम करते हैं। और ये हमारा फोर्थ जनरेशन की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, और जो कि वर्तमान जनरेशन तक अभी ये कायम है। इसका एग्जांपल देखिए, IBM PC, एप्पल मैकिंटोश, IBM PC इसका एग्जांपल है। ये सब उदाहरण है, याद रखिएगा किस पीढ़ी का उदाहरण है ये। पीसी का विकास किस पीढ़ी में पूछा जाता है, तो फोर्थ जनरेशन में। पीसी, लैपटॉप, टैबलेट, इसका आविष्कार कब हुआ, तो ये फोर्थ जनरेशन की विशेषता है। अब हम लोग जिस जनरेशन में भी जाने वाले हैं, भविष्य का जनरेशन, हालांकि हमने स्टार्ट कर दिया है, अभी और कुछ इसमें करना है। वो जमाना है AI का। हम लोग कहते हैं AI का जमाना है। आने वाला 5 सालों के बाद देख लीजिएगा ये कितना आगे चला जाएगा। AI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब प्रेजेंट का है ये और फ्यूचर का ही भी है ये।
अब जो 5th जनरेशन है ये हमारा प्रेजेंट भी है और आने वाला भविष्य इसी का है, एआई का ही आने वाला समय है। टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया अब, ठीक है। पहले माइक्रो प्रोसेसर था, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। अभी तक हम लोग कंप्यूटर में क्या पढ़ रहे थे, कंप्यूटर जो हम निर्देश देते हैं वही करता है ना। बिना निर्देश दिए, इंस्ट्रक्शन दिए कंप्यूटर कुछ नहीं कर सके, नहीं। अब का जो कंप्यूटर आएगा एआई, वो सोच सकेगा, समझ सकेगा और उसके बाद वो काम करेगा। यानी कंप्यूटर में जो सोचने समझने का शक्ति आ जाएगा, उसी को एआई कहते हैं, ठीक है। अब इसको समझिए आखिर इस काल की इस जो जनरेशन है इसकी क्या क्या विशेषता होगी। यानी अब तक जो कंप्यूटर को हम कमांड देते थे वह काम करता था, यह पीढ़ी जो एआई और पीढ़ी का कंप्यूटर होगा वह सोचने, सीखने और निर्णय लेने का योग्य होगा, ठीक है। यह कंप्यूटर सोच भी सकेगा, नया चीज सीख भी सकेगा और निर्णय खुद भी ले सकेगा, आपके बिना दिए निर्णय ले सकेगा। यानी इसकी विशेषताओं को अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर क्या क्या विशेषताएं इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। यानी मशीन लर्निंग, मशीन अब क्या होगा, सीख सकता है, सिखा सकता है, मशीन लर्निंग हो गया पहला विशेषता। नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस यहां पर, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज को भी ये प्रोसेस कर पाएगा, नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर पाएगा, आपका कोई भी लैंग्वेज है। रोबोटिक्स, रोबोट का समय होगा ना, रोबोट अब हर जगह आपको रोबोट नहीं, घर का काम है ना, नौकर का काम रोबोट करेगा, हम लोग रोबोटिक एज में चले जाएंगे। एक्सपर्ट सिस्टम, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। यानी बहुत ज्यादा स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड जिसका कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में इसको समझिए, उदाहरण में कौन कौन सा आएगा, उदाहरण में आपका क्या आ जाएगा, एआई रोबोट, एआई रोबोट ये सब क्या आएगा। रोबोट किस जनरेशन में आएगा, तो 5th जनरेशन में। रोबोट जो काम करता है वो 5th जनरेशन के अनुसार। वॉइस असेसमेंट, वॉइस आपके बोलिएगा और काम करेगा, आपके वॉइस को असेसमेंट कर लेगा। ये सब एग्जांपल है आपका 5th जनरेशन का। हालांकि यह अभी विकासशील है, अभी यह पूर्णतः विकसित नहीं हुआ है, यह 5th जनरेशन अभी विकासशील है, इसको अभी समय लगेगा। लेकिन हाँ, आने वाला 3 से 4 साल काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अगर इसको हम कंपेरेटिवली समझेंगे, है ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से कंपेरेटिवली इसको समझेंगे तो किस पीढ़ी की क्या विशेषता थी उसको समझिए। एक बार हम लोग इसको समराइज करते हैं, समराइज करते हैं ताकि पूरा रिकॉल हो जाए। फर्स्ट जनरेशन तकनीक क्या था, वैक्यूम ट्यूब, भाषा क्या था, मशीन। सेकेंड जनरेशन तकनीक क्या है, ट्रांजिस्टर, भाषा क्या था, असेंबली। थर्ड जनरेशन तकनीक क्या था, आईसी, भाषा क्या था, हाई लेवल। हाई लेवल में फोर्ट्रेन वगैरह हमने बताया था, फोर्ट्रेन, कोबोल जो लैंग्वेज था। इसके बाद फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। टेक्निक में क्या आ गया, टेक्नोलॉजी में माइक्रो प्रोसेसर, और ये लैंग्वेज क्या हो गया, ऑल। 5th जनरेशन जो कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया टेक्नोलॉजी में। और यहां पर नेशनल लैंग्वेज है ना, सॉरी नेशनल, नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज पर आधारित रहेगा ये, नेचुरल लैंग्वेज। इसके अलावे अगर आप और भी कुछ अगर समझना चाहते हैं एमसीक्यू में आपके लिए काम आएगा, तो देखिए यहां पर आपसे पूछा जाएगा, कुछ जो बार बार पूछा जाता है उसको भी रिकॉल करा दें आपको, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आईएससी का फुल फॉर्म पूछा गया है बहुत बार, समान सा प्रश्न है। इंटीग्रेटेड सर्किट, सीपीयू का पूरा नाम पूछा जाता है कभी कभी, है ना, तो क्या हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा भाग एक चिप में, यानी माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू का पूरा भाग एक चिप में आ गया। इसको क्या, किस टेक्नोलॉजी के तहत आ रहा है ये, तो माइक्रो प्रोसेसर के तहत आया। इसके बाद मल्टीटास्किंग की शुरुआत किस जनरेशन में हुई, मल्टीटास्किंग की शुरुआत 3rd जनरेशन में हुई। एआई आधारित कंप्यूटर जो है ना, वो किस जनरेशन का विशेषता है, तो 5th जनरेशन का। पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन था, यूनिवैक 1। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था, एनीवैक। तो इसी प्रकार की चीजों को आपको याद रखना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन रहा जहां पर हम लोग कंप्यूटर से जुड़े हुए बेसिक चीजों को देखें और कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में जाना। साथियों अगर आप भी चाहते हैं इसी प्रकार, है ना, इससे भी बेहतर और बिल्कुल पेपर 1 में हमारा जो टारगेट है ना, कि आपको हम पेपर 1 में कम से कम
80 प्लस स्कोर दिलाएं, उस सोच के साथ क्लासेस चल रही है। यानी आपको 40 से ज्यादा प्रश्नों को सही कराएंगे पेपर 1 में, इस टारगेट के साथ क्लासेस चल रही है। और अगर आप भी चाहते नहीं हमारा भी 80 प्लस मार्क्स आए, तो आपको क्या करना होगा, ये ऐप देख लीजिए, हमारा ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ऐप का लिंक डाल दिया है। आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पे जाइएगा। देखिए यहाँ पे स्टोर है ना, स्टोर सेक्शन पे जाना है। वहां जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको सारे कोर्सेज पर दिखने लगेंगे। यहाँ देखिए व्यू ऑल कोर्सेज में जाइएगा, नीचे जाना होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा व्यू ऑल कोर्सेज के बाद, तो आपको नीचे जेट का क्लास दिख जाएगा। जेट का क्लास अभी नेट का है, तो यहाँ पे जेट का क्लास आ गया, ठीक है। ये जेट के क्लासेस में आपको जाना है। पेपर 1 के लिए अगर आपको चाहिए तो पेपर 1 का कोर्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है पेपर 1 का, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे पेपर 1 की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये जेट पेपर 2 हिस्ट्री इतिहास की क्लासेस है, इसको क्लिक कीजिएगा, इतिहास का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। इसको पेपर 2 सोशियोलॉजी का क्लास है, इसको क्लिक कीजिएगा, सोशियोलॉजी का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको क्लासेस लेनी है तो ऐप को डाउनलोड कीजिए। और एक हाँ इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कहीं दिक्कत हो, एक नंबर में बता रहा हूँ, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, कोई भी टेक्निकल सपोर्ट आपको मिल जाएगा। अगर ऐप डाउनलोड करने के बाद कोर्स में एंट्री लेने में या फिर कंटेंट नहीं दिख रहा हो, तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको जरूरी सारी चीजें यहाँ पर बता दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं कल एक नई क्लास में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।